की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हमारी बॉडी के लिए, इनफैक्ट वो बेनिफिशियल होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ दैट ह्यूमन बॉडी। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो या तो एक्सटर्नल यानी कि हमारी स्किन के ऊपर, या फिर इंटरनल यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, या तो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर यानी कि स्किन के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, दे आर नॉट हार्मफुल टूवर्ड्स अस, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। सो व्हेन नंबर ऑफ रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड, अगर हमारी बॉडी के अंदर इनका लेवल कम हो जाता है तो जो अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स हैं वो इजीली इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस जो कि कॉज करता है कैंडिडियासिस। तो इट इज़ अ अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब। सो जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, रेजिडेंशियल माइक्रोफ्लोरा एंड ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा। रेजिडेंट का मतलब है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट। बाहर मीन्स स्किन के ऊपर या फिर अंदर हमारी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिज्म हमेशा प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो ट्रांजिएंट वाले होते हैं वो टेम्परेरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा है वो आपको कहाँ मिल सकता है, स्किन, माउथ, नोज, थ्रोट, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड जब इनका नंबर डिक्रीज होता है तो अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजिली इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंडिडा एल्बिकेंस जो कि कैंडिडियासिस कॉज करता है। इट मीन्स कि जो हमारे पास नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो हमारी बॉडी को बचा रहा है फ्रॉम दी पैथोजेंस, राइट। सो अगर उनका नंबर कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो जो बाहर के ऑर्गेनिजम्स हैं या अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स हैं वो हावी पड़ जाते हैं एंड वो इन्फेक्शन ईजिली कॉज कर सकते हैं। सो ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा आपका टेम्परेरी माइक्रोफ्लोरा होता है। इट अपीयर्स ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन व्हेन लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, या फिर आपको स्किन पर मिल सकता है व्हेन इट इज़ वार्मर एंड मोर मॉइस्ट देन यूजुअल। सो दे लिव इन और ऑन द बॉडी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे मूव ऑन और डाई। इसका मतलब वो टेम्परेरी रहते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा आपकी बॉडी पे रहेंगे, वो टेम्परेरी रहते हैं एंड दे डज नॉट री एस्टैब्लिश बाय इटसेल्फ। सो अब हम देखते हैं कि वो टेम्परेरी क्यों होते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सो वाई ट्रांजिएंट माइक्रोब्स आर टेम्परेरी, क्योंकि मान लीजिए कि आपके हैंड पर कोई माइक्रोब है, कोई बैक्टीरिया है एंड इट इज़ अ ट्रांजिएंट यानी कि टेम्परेरी है, तो जब आप नहाओगे तो नहाने से वो वॉश ऑफ हो सकता है, या फिर स्वेट के थ्रू, टीयर्स के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जा सकता है। दे मे नॉट बी एबल टू compete with the resident normal flora. They may not survive in acidic or alkaline pH of that particular site of that tissue. So इस वजह से ये क्या होते हैं, टेम्परेरी माइक्रोब्स होते हैं। नाउ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ स्किन, हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। अब एरोबिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकता है, एनारोबिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकता है। देखिए जो स्किन है ना हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो इसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं एंड मोस्ट ऑफ विच आर हार्मलेस और इवन बेनिफिशियल भी होते हैं टू द होस्ट।
तो एरोबिक बैक्टीरिया भी मिल सकते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया भी मिल सकते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ द स्किन। आउटर लेयर मीन्स एपिडर्मिस में आपको मिलेंगे। एनारोबिक वाले थोड़ा डीपर स्किन लेयर्स में आपको मिलेंगे, हेयर फॉलिकल, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। सो एग्जाम्पल इज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और इसमें से 90% स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस ही होते हैं। एनारोबिक का एग्जाम्पल देखें तो प्रोपायोनी बैक्टीरियम एक्निस। नेक्स्ट, माइक्रोफ्लोरा ऑफ द आइस। आइस के अंदर जो कॉन्जक्टिवा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉन्जक्टिवा है आइस का, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। प्राइमरीली स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरॉइड्स, स्टेफाइलोकोकस निमोनियाe. So tears which contain antimicrobial enzyme lysozyme, tears के अंदर क्या होता है, lysozyme होता है. It help to limit the bacterial population in the conjunctiva, कि ज़्यादा population ना हो. Then normal microflora of ears, जो middle ear होता है और inner ear होता है वो यूजुअली स्टेराइल होते हैं, यानी कि वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. लेकिन जो आउटर ईयर है और ऑडिटरी कैनाल है वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेम एज दैट ऑफ द स्किन, जो स्किन में प्रेजेंट थे. स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस. सो वही बैक्टीरियाज यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं. बट जब एक पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है और blows his nose, these microbes they move into the middle ear, and जब वो middle ear में चले जाते हैं तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है. सो जो मिडल ईयर है, इनर ईयर है, वो यूजुअली स्टेराइल रहते हैं, वहाँ पे माइक्रोब्स नहीं होते हैं, आउटर ईयर में प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जब कोई बंदा कफ करता है, स्नीज करता है, तो ये जो माइक्रोब्स हैं वो इनर ईयर में भी जा सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकता है. नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है. सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि आपका नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व दी ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स. सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जो लोअर वाला है वो यूजुअली स्टेराइल रहता है बिकॉज म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स रिमूव एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्योंकि जो म्यूकस होता है, म्यूकस जो होता है वो एक विस्कस फ्लूइड है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ट्रैप हो जाता है. सो ये मैंने आपको इम्यूनिटी वाले लेक्चर में बताया था. अगर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो नोज़ एंड थ्रोट और नेसोफेरिंग्स. नोज़ एंड थ्रोट के अंदर कॉर्नीबैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकाई इज़ प्रोमिनेंट. नेसोफेरिंग्स के अंदर आपको मिलेगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe. सो इन इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट इट माइट कॉज एक्यूट निमोनिया. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मीन्स कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, जैसे जो लाइक HIV पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, तो उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन कॉज होता है. नेक्स्ट है नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी, दैट इज़ माउथ. सो यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरियाज दोनों पाए जाते हैं. मोस्ट कॉमनली आर द कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरॉइड्स, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Also यहाँ पर yeast, molds, protozoa may be there. Then we have the gastrointestinal tract, which includes stomach, small intestine, large intestine. Stomach में only few bacteria are present क्योंकि वहाँ पे gastric enzymes होता है और acidic pH की वजह से. Small intestine में few microbes present in upper part as bile kills most of them. लोअर पार्ट में नॉर्मल
फ्लोरा होता है। मतलब एज़ कम्पेयर टू द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा नॉर्मल फ्लोरा आपको मिलेगा। सो अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ नॉर्मल फ्लोरा आपको मिलेगा, 99% ऑफ विच आर द एनएरोबिक बैक्टीरियोइड्स स्पीशीज़। ऑल्सो यहाँ पे आपको फंगी, प्रोटोजोआ, वायरसेस में ऑल्सो बी देयर। सो मैनी नॉर्मल फ्लोरा इज़ opportunistic, means if they move to other areas. Example, E. coli causes the urinary infection. सो opportunistic माइक्रोब्स ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और मौका देखते ही ये चौका मार देते हैं, मौका देखते ही फ़ायदा उठा लेते हैं। देखा कि भाई अगर उस होस्ट की इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, जैसे HIV पेशेंट है, अब उसकी इम्यूनिटी तो ऑलरेडी इतनी वीक है तो उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। देन इन द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट विच कंसिस्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द जेनाइटल ऑर्गन्स। यूरिनरी ट्रैक्ट में आ गया आपका किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर। ये तो स्टेराइल होता है, यानी कि यहाँ पे कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मल फ्लोरा। देन जो लोअर यूरेथ्रा है और एक्सटर्नल ओपनिंग है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं सेम एज दैट ऑफ द स्किन, दैट इज स्टेफाइलोकोकस and micrococcus species. Then genital organs में male or female genitals are sterile except vagina. So in vagina, lactobacillus species keep the pH acidic to protect the vagina from opportunistic infections. Example, fungal vaginitis or bacterial vaginosis. सो बेनिफिशियल फंक्शंस क्या है नॉर्मल फ्लोरा के? दे प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स एंड सिस्टम दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजेंस. सम माइक्रोफ्लोरा प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट किल्स द पैथोजेंस एंड अदर compete for with them for the nutrients. तो ये क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोफ्लोरा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बाहर के जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे फाइट करते हैं, उनकी एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, या फिर ये कुछ ऐसे टॉक्सिक एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे जिनकी वजह से ये पैथोजन जो है वो किल हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी पेनिट्रेशन को रोकेंगे, उसकी एंट्री को रोकेंगे, एंड ऑल्सो वो उस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कम्पीट करेंगे फॉर द न्यूट्रिशन. अब कुछ जो हमारे पास माइक्रोफ्लोरा है ना, वो एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स भी सिक्रीट करती है, यानी कि एंटीबायोटिक्स भी वो सिक्रीट करते हैं. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिससे क्या होता है, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाता है. वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है. जैसे ई कोलाई है, ई कोलाई प्रोड्यूसेस जो एंटीबॉडीज़ या जो कि हमारी बॉडी अगेंस्ट नॉर्मल फ्लोरा बनाएगी इन केस ऑफ इन्फेक्शन, तो उससे जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा तो वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं. यानी कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प होएगी. ई कोलाई विटामिन B12 और विटामिन K भी प्रोड्यूस कर सकता है. So, in newborns, normal flora stimulates the development of immune system. Normal flora of the gut provides important nutrients such as vitamin K, which help in digestion and absorption of nutrients. Also, oxidation or hydrolysis of steroids भी एक important role है by the normal flora. And जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहे हैं. दे हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑल्सो, दे ऑल्सो हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल फ्लोरा है ना, वो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सेल्यूलेज, गैलेक्टोसाइडेज,
ग्लूकोसाइडेज, एंड वो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि जब जो होस्ट है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया तो जो नॉर्मल फ्लोरा है वो ओवरग्रो हो जाएगी एंड वो पैथोजेनिक हो जाएगी, यानी कि ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है। जब होस्ट का इम्यूनिटी वीक हो गया या जो नॉर्मल फ्लोरा है उस टाइम पे ओवरग्रो हो जाएगी एंड इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, पैथोजेनिक हो जाएगी वो। जैसे कि ई कोलाई जो है जीआई ट्रैक्ट से माइग्रेट हो जाएगी यूरिनरी ट्रैक्ट में और कॉज कर देगी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर वीक हो गई इम्यूनिटी होस्ट की तो जो ई कोलाई जीआई ट्रैक्ट के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट थी, वो माइग्रेट कर जाएगी कहाँ पे, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, एंड वहाँ पे वो क्या कॉज कर देगी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइट। So, when the individuals are immunocompromised, this normal flora can overgrow and it can become pathogenic. So, this is the disadvantage of the normal flora. So, that's all for today. If this video was helpful, please share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.